I welcome you all on behalf of legal activist and attorneys पाकिस्तान। तो दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स पे ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम करेंगे कंडक्ट विथ रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स। एक एडवोकेट का दूसरे एडवोकेट से प्रोफेशनल वे में कैसे रवैया होना चाहिए, कौन सी एथिक्स है, कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसने फॉलो करना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये बेसिकली चैप्टर 12 है, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स ऑफ एडवोकेट्स। ये कहाँ पे, बार काउंसिल रूल्स ऑफ 1976 में लिखा गया है, जहाँ पे ड्यूटीज मेंशन की हुई है कंडक्ट विथ रिगार्ड टू। इसका कैनन ए जो है कंडक्ट विथ रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स है। कैनन बी जो आपका डील करता है कंडक्ट विथ रिगार्ड टू क्लाइंट कहता है। कैनन सी जो है वो डील करता है ड्यूटी टू द कोर्ट। कैनन डी है कंडक्ट विथ रिगार्ड टू पब्लिक जनरली। तो ये चार कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है। इस लेक्चर में हम करेंगे कंडक्ट विथ रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स के, एडवोकेट का दूसरे एडवोकेट के साथ कैसे रवैया होना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटीज हैं और क्या उसके राइट्स हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है रूल 134। लॉगेट के अकॉर्डिंग आपको बताता चलूं कि इसके लिमिटेड सेक्शन रूल्स हैं, तो आपने रूल नंबर इसमें लाजमी याद करना है। अब बताऊंगा आपको कि सबसे पहला जो इसका रूल 134 है, सिंपल जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये पहला एमसीक्यूज प्रीवियस लॉ गेट में आ चुका है। अब क्या कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट to uphold or to uphold at all times the dignity and high standing of his profession। तो वो क्या करेगा, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को ऊपर रखेगा, एज वेल एज हिज ओन डिग्निटी, वो अपनी इज्जत का भी ख्याल रखेगा, एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ, उसका मेंबर होते हुए उसकी कदर करेगा या डिग्निटी के लिए वर्क करेगा। तो उसके बाद रूल 135 जो कहता है कि एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवोकेट कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। बट आगे इसकी क्या कहते हैं, जनरल रूल को फर्दर डिफाइन किया हुआ है कि क्या कर सकता है। कहता है दिस क्लास शैल नॉट बी कंस्टिट्यूड एज प्रोहिबिटिंग द पब्लिकेशन और यूज ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, नेम प्लेट्स और कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज सो long as the information content there is limited to professional and academic qualification and public offices currently held। अब आपको बताऊं कि जो आपका एडवोकेट है वो एडवर्टाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने नेम प्लेट्स कार्ड्स जैसे एडवोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कोई आपकी कन्वेंशनल डायरीज हैं तो उनमें वो अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। और अपनी कौन सी क्वालिफिकेशन वो शो कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड पब्लिक ऑफिस करंटली हेल्ड। अब ये वर्ड याद रखें कि करंटली हेल्ड। अब अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस हेल्ड कर चुका है प्रीवियसली तो वो शो नहीं कर सकता। एडवोकेट इज ड्यूटी बाउंड नॉट टू डिस्क्लोज द प्रीवियस offices held by him during the course of ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी। तो कोई भी चीज मतलब वो पास में कर चुका है, जैसा कि लिखते हैं एक्स जज, एक्स अटॉर्नी जनरल, तो ये वैलिड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन जो चीज अलाउ है वो आपको रूल 135 क्लियरली बता रहा है। उसके बाद रूल 136 पे आए, एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नॉर रिम्यूनरेट अनदर पर्सन फॉर सोलिसिटिंग और obtaining professional employment for him। सिंपली दूसरा वकील किसी और वकील को हायर नहीं करेगा। नॉर शैल ही शेयर विथ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। अनलाइसेंस्ड पर्सन के साथ कोई भी पैसे जो भी अराइज होते हैं उसकी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट से वो शेयर नहीं करेगा। नॉर शैल ही एड और अबेट एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ। जैसे कि आजकल हो ही रहा है कि आपके जो जूनियर एसोसिएट आते हैं उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, तो वो क्या कहता है कि सीनियर खुद होता नहीं है
तो आपके जूनियर जो होते हैं उनको कहता है कि आप जाएं कोर्ट में पेश हो। वो बेसिकली वो ब्लैक टाई लगा के पेश हो रहे होते हैं। तो ये भी क्या है, आपके जो कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है उसके अगेंस्ट है। उसका कहाँ पे जिक्र किया हुआ है, रूल 136 में इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि अनलाइसेंस को आप अबेट या ऐड नहीं कर सकते, उसकी असिस्ट नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिस करे लॉ की। फर्दर इसको डिफाइन किया, और ना शैल ही नोइंगली एक्सेप्ट द प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑफर टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑफ or is incidental to activities of an unlicensed person। अनलाइसेंस पर्सन का समझो कि वो सब बन के या सबॉर्डिनेट बन के, या अनलाइसेंस इतना तगड़ा बंदा है कि उसकी वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करके उसके पास ही काम करना शुरू कर दे। तो ये ड्यूटी बाउंड है एडवोकेट कि वो अपनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वो खुद परफॉर्म करेगा, ना ही किसी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू करेगा। और इसके आगे चलते हैं, रूल 137, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विथ अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। अब जो भी आपका आपकी पार्टी है आप उसके बेसिस पे तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है उसको रूल 137 में प्रोहिबिट किया गया है कि दूसरी पार्टी का अगर वकील नहीं है उसकी गैर मौजूदगी में आप उससे उसकी पार्टी से बात नहीं कर सकते। ये रूल 137 डिफाइन करता है। अब रूल 138 क्या कहता है, एन एडवोकेट शैल नॉट इन एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसल कम्युनिकेट विथ और आर्ग्यू बिफोर जज। अब दूसरा जो अपोजिट लॉयर है उसकी एब्सेंस में कोई भी वकील जज के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब उसकी एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ कंटेस्टेड मैटर। जो आपके फैक्ट एंड इशू है उसके बेसिस पे ओपन कोर्ट में ये चीज़ अलाउड है। अब क्या कहता है इसमें, फर्दर इसने अप्लाई किया हुआ है, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू एन एक्स पार्टी मैटर्स, जिसमें कोई अपोजिट लायर ही नहीं होता तो उस मतलब मैटर में ये रूल 138 अप्लाई नहीं होता। और इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर नॉट सब जुडाइस बिफोर जज और जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न, या ऐसा मैटर जो जज के सामने वो प्रोसीडिंग में है ही नहीं, या उसमें वो आपका अपोजिट लायर नहीं है, तो उस मैटर में भी ये रूल 138 अप्लीकेबल नहीं होता। रूल 139 बेसिकली ये कहता है एडवोकेट जो है अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है वो तब तक एक्सेप्ट ना करे जब तक वो दूसरे वकील की फीस पे नहीं कर आता। मतलब अगर कोई क्लाइंट दूसरे वकील को छोड़ के आता है तो उससे पहले उसको उस वकील से उसने पूछना चाहिए कि क्या इस पार्टी ने आपको फीस दी थी। अगर उस पार्टी ने इसको फीस नहीं दी तो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट सॉरी प्रोफेशनल ड्यूटी जो है एक्सेप्ट करने से वो इनकार कर सकता है। और ये अपनी मतलब ड्यूटी है एडवोकेट की कि वो इस चीज़ पर रिलायंस करे कि वो प्रीवियस जो पार्टी है उसकी फीस पे हो, बाद में ही उस पार्टी का केस लड़े। ये रूल 139 ने बाउंड किया हुआ है। अब रूल 140 कहता है क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। आपके जो लिटिगेंट्स है वो कौन है, क्लाइंट है, एडवोकेट नहीं है। कोई भी डिमेनर है या कोई पार्टीज के बीच में कोई भी क्लैशेस है तो वो एडवोकेट्स के दरमियान नहीं आना चाहिए। सारे पर्सनल क्लैशेस जो हैं एडवोकेट्स के दरमियान भी वो अवॉइड करने चाहिए। और पर्सनल क्वालिटीज बिटवीन एडवोकेट्स विच कास्ट डिले प्रमोट अनसीमली रैंगलिंग शुड बी केयरफुली अवॉइडेड। पर्सनल जो गपशप होती है वो जो डिले करे या प्रमोट करे ऐसी चीज़ को जिससे मतलब आपका केस डिले हो रहा है तो वो वकील को नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली रूल जो 140 है ये यही कह रहा है कि एडवोकेट की दूसरे एडवोकेट के साथ कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसके प्रोफेशनल बिहेवियर को डील करे, ना ही कि उसकी पर्सनल जो ओपिनियंस है या ऐसी चीज़ें जो क्लशियस को मतलब वो क्या कहते हैं प्रमोट करे, वो इसमें नहीं आएंगी। उनको रोका गया है इस रूल 140 के अकॉर्डिंग कि ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाए रूल 141। ये बेसिकली कहता है कि वकील किसी भी और पर्सन के साथ अपनी फीस क्या क्या अपनी
रूल 141 बेसिकली डील करता है कि वकील अपनी फीस जो है वो किसी भी बंदे के साथ डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है किसी और वकील के साथ तो वो बेसिकली इसमें कवर हो सकती है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे वो आपस में क्या है, डिवीजन ऑफ फीस कर सकें। उसके बाद रूल 142, रूल 142 कहता है प्रेसिडेंट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल जब ये कोर्ट में पेश होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो दूसरे एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को फॉलो करें एज पर द रूल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन्ड बाय द बार काउंसिल। सिंपली ये कह रहा है कि जो आपका सीनियर है उसको प्रेसिडेंस देनी चाहिए, लेकिन आपके जो एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल हैं उनको ज़्यादा प्रेसिडेंस हासिल है एज पर रूल 142 ऑफ बार काउंसिल रूल्स 1976। अब आ जाए रूल 143 पे। अब रूल 143 बाउंड करता है कि जूनियर और यंगर मेंबर शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। अब जूनियर्स जो हैं उनको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द सीनियर एंड एल्डर मेंबर। The latter are expected not only be courteous but also helpful to their junior and younger brethren at the bar। अब ये उसके जो आपके यंगर एल्डर मेंबर्स हैं या सीनियर हैं उन पे भी ये ड्यूटी के बाउंड करता है कि उनको ना ही के रहमदिल होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, बट उनको हेल्पफुल भी होना चाहिए टुवर्ड द यंगर जूनियर्स या जो यंगर ब्रदर्स एट द बार हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद आ जाए रूल 144 वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज ऑन एनी साइड इट इज राइट ऑफ सीनियर मेंबर टू लीड द केस एंड जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम अनलेस सीनियर सो वांट्स। अब जब आपको इंगेज किया गया है, आपके साथ दूसरा भी कोई बंदा इंगेज किया गया है एज अ लॉयर, तो आपको पता है वो सीनियर है तो केस को लीड वो करेगा। आपका काम है कि आप उसको असिस्ट करें, तब असिस्ट करें जब सीनियर चाहेगा। ये नहीं है कि आप मतलब लीड करें और वो आपको असिस्ट करे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल है अगर वो आपको कहता है कि आप इस केस को असिस्ट करें, मैं आपको मतलब असिस्ट करता हूँ। बेसिकली रूल 144 जो है वो ये कहता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा वकील इंगेज किए गए हैं किसी पार्टी की तरफ से तो सीनियर मेंबर जो है वो लीड करेगा केस को और जूनियर उसको असिस्ट करेगा तब जब सीनियर चाहेगा कि वो उसकी असिस्टेंस। रूल 144, रूल 1 रूल 144 बेसिकली ये कहता है जब एक से ज़्यादा वकील कहाँ पे हायर किए गए हों तो आपको बेसिकली जो सीनियर मेंबर ऑफ द बार है वो केस को लीड करेगा और जूनियर उसको तब असिस्ट करेगा जब उसको सीनियर कहेगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप असिस्ट करें। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है वो ये है कि अगर सीनियर मेंबर कहता है जूनियर को कि आप लीड करें, मैं आपको असिस्ट करूँगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन रूल 144 के अकॉर्डिंग जो है वो ये ड्यूटी है जूनियर मेंबर की कि वो सीनियर को ही लीड करने दे। अगर एज पर ओन विशेष सीनियर उसको कहता है कि आप लीड करें तो वो अलग बात है, वो हो सकती है। I welcome you all on behalf of Legal Activists and Attorneys Pakistan. This is our second lecture regarding the professional ethics and the conduct of advocate with regards to client. So let's start our lecture. Rule 145. Rule 145 basically advocate को bind करता है an advocate shall not acquire an interest adverse to client in the property or interest involved in the case। एडवोकेट को बाउंड करता है कि वो कोई भी इंटरेस्ट जो उसके क्लाइंट की प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट के खिलाफ होगा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। रूल 146 एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट रिलेटिंग टू अ मैटर इन रेफरेंस टू विच ही हैज़ obtained confidential information by reason of or in the course of his employment।
रूल 146 बेसिकली एडवोकेट को बाउंड करता है कि वो किसी भी ऐसे मैटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो कि उसके क्लाइंट के एडवर्स होगा, चाहे वो उसका पहला क्लाइंट जो कि उसको छोड़ के गया है उसके खिलाफ हो या करंट क्लाइंट के हो। हु हैज़ नॉट बीन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन देता है कि हु हैज़ नॉट बीन फॉर्मली engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ फॉर्मली इंगेज नहीं की या मतलब आपका आप एज एडवोकेट उस केस में नहीं थे तो ये आपको बार नहीं करता कि आप उसका केस मतलब उसके एडवर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट ना करें। तो इस कंडीशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि आपने कोई फ़ीस रिसीव ना की हो या कोई आपने फॉर्मल उसके साथ एग्रीमेंट ना किया हो। अब रूल 147 फर्दर बाउंड करता है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन कि मेरा इस पार्टी से फलां ताल्लुक है उसके बिहाफ पे भी एडवोकेट अगर करता है एक्सेप्ट तो पहले वो उसको डिस्क्लोज करेगा, अगर नहीं करता तो फिर वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करे। अब रूल 148 बेसिकली ये एमसीक्यूज आ चुका है। एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ऐसा कोई मतलब इंटरेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो या जो मतलब मुतजाद पैदा करे। रूल 149 क्या कहता है? रूल 149 बेसिकली एडवोकेट को बाउंड करता है कि वो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन ना करे जो कि बेनामी परचेज हो, प्रोबेट हो, फोरक्लोजर हो और जुडिशल सेल इन ऑक्शन हो, तो उसमें कोई भी अपना इंटरेस्ट शो ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वो उस केस में हायर हो चुका है, तो इसमें रूल 149 की बाइंडिंग है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉर शैल ही एक्सेप्ट द होल और पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो इसी प्रॉपर्टी को ना ही कम्प्लीटली एक्वायर करेगा ना ही उसके किसी पार्ट को। रूल 150 बेसिकली बाउंड करता है एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विथ हिज ओन, अपनी प्रॉपर्टी को क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करेगा। एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट टू द रिसिप्ट बाय हिम ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच क्लाइंट, अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि क्लाइंट की हो वो रिसीव करता है तो उसमें जल्द अज जल्द उस क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा। और रूल 151 क्या कहता है? रूल 151 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ द केस अनलेस ही हैज़ बीन कंसल्टेड। सिंपली इसका मकसद ये है कि मुफ्त के मशवरे एडवोकेट को नहीं देने। एडवोकेट इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म और एडवाइस if he is if he is hired by the party, अदरवाइज इसको मुफ्त के मशवरे नहीं देने। रूल 152 ये कहता है एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, किसी भी वायलेशन ऑफ लॉ को प्रमोट नहीं करेगा। रूल 152 की बाइंडिंग है। दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू द एडवाइस गिवन इन अ गुड फेथ दैट लॉ इज इनवैलिड, अगर कोई लॉ इनवैलिड है तो उसमें अगर गुड फेथ में कोई एडवाइस देता है तो वो उसकी एक्सेप्शन में आ जाती है, वो रूल 152 के बाइंडिंग में नहीं आती। अब रूल 153 क्या है? रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन, अब सिंपली ये है कि एडवोकेट अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को साइड पे रखेगा और केस का जो भी है वो ऑल बाय फेयर मींस उसके मेरिट्स जो हैं उसको प्रेजेंट करेगा, और जो कि डिफेंसेस या मतलब लॉ ऑफ लैंड उसको कोई भी चीज़ परमिट करता है एज अ डिफेंस तो वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। क्योंकि नो पर्सन मे बी डिप्रीव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो प्रोसेस ऑफ लॉ के अलावा किसी भी बंदे की ज़िंदगी या उसकी जो आज़ादी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब रूल 154 क्या है? इन फिक्सिंग फीस एडवोकेट शुड अवॉइड charges which overestimate their advice and services as well as those which undervalue them, तो ना ही कम फीस लेगा ना ही ओवर एस्टिमेट करेगा। अब फर्दर कहता है कि अगर जो क्लाइंट है उसकी एक्सेसिव वैल्यू प्रॉपर्टी है तो ये उसके लिए हायर फ़ी चार्ज करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, हालांकि ये जस्टिफाई कर सकता है कि उससे कम फीस चार्ज करे या उससे बिल्कुल कोई फीस चार्ज ना करे, ये रूल 154 कहता है। अब फर्दर क्या कहता है कि इन रेस्पेक्ट of widows and orphans of an advocate, all advocates shall assist them free of charge। विडोज़ जो हैं आपकी एडवोकेट्स की
या उनके ऑर्फन जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ चार्ज उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी बाय द ऑल ब्रदरन ऑफ बार। इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ फी इट इज़ प्रॉपर टू कंसिडर, अब ये चीज़ें कंसिडर करनी है वाल फिक्सिंग द फीस एज पर रूल 154 कि आपकी कौन सी स्किल लग रही है, टाइम लग रहा है, लेबर लग रहा है, डिफ़िकल्टी कितनी है और स्किल जो आपकी रिक्वायर्ड हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती है जब आप किसी भी केस की फ़ी फिक्स करें। इन फिक्सिंग फ़ी इट शुड नेवर बी फॉरगॉटन दैट द प्रोफेशन इज़ ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड नॉट मेयर मनी मेकिंग ट्रेड। तो आपका एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है वो मनी मेकिंग ट्रेड नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक ज़रिया है। सो रूल 155 पे आ जाएं। क्लाइंट्स कंसर्निंग कंपनसेशन आर टू बी अवॉइडेड बाय द एडवोकेट सो फार शैल बी कंपेटेबल विथ हिज सेल्फ। सिंपली यार ये फीस की जो कंट्रोवर्सीज है पहले ही डील कर लिया करें क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के अंडर आती हैं, तो इसलिए वो उनको कहा हुआ है रीज़नेबल रिकम्पेंस फॉर हेल्थ सर्विसेज। जो भी चार्ज करना चाहते हैं पहले कर लें तो बेहतर है। एनी लॉ सोर्स विच विथ क्लाइंट शुड बी रिस्टोर्ड टू ओनली टू प्रिवेंट इनजस्टिस इम्पोजिशन ऑफ फ्रॉड। सिर्फ वही सूट प्रिवेल करेंगे जो कि इनजस्टिस हो या इम्पोज किया गया हो या फ्रॉडुलेंट की वजह से हो। रूल 156 बेसिकली कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन एडवोकेट टू असर्ट एन आर्गुमेंट हिज पर्सनल बिलीफ इन द क्लाइंट। या सिंपली इसका मकसद ये है कि कोई भी चीज़ है इनोसेंस है गलती है, ये आपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी, सिर्फ वही रेमेडीज़ कोर्ट को देनी है जिसके बेसिस पे कोर्ट आपको। रूल 156 बेसिकली कहता है नो फियर ऑफ जुडिशियल डिसफेवर और पब्लिक अनपॉपुलरिटी शुड रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम द फुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। इसको कोई मतलब एडवोकेट को कोई फियर नहीं होना चाहिए कि जुडिशियल बायसनेस होनी है या पब्लिक अनपॉपुलरिटी होनी है अगर ये इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। तो फर्दर ये रूल 156 यही कहता है कि क्लाइंट इज़ इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनी एंड एवरी रेमेडी अवेलेबल अंडर द लॉ। कोई भी जो भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, डिफेंस अवेलेबल है अंडर द लॉ ऑफ लैंड ने आपको परमिट की हुई है, तो एडवोकेट की मतलब ये ड्यूटी है कि वो उसको असर्ट करे। द वायलेशन ऑफ एनी लॉ और एनी मैनर ऑफ फ्रॉड आर during his professional duty to his client, he must obey the voice of his own conscience and not that of his client. Basically कोई भी अगर client उसको इंस्टिगेट करता है एनी वायलेशन ऑफ लॉ या फ्रॉड की, तो वो एडवोकेट की प्रोफेशनल ड्यूटी ये है कि वो क्लाइंट की ना सुने लेकिन अपने अक्ल को इस्तेमाल करके अपनी सोच और समझ के साथ उस चीज़ को प्रेजेंट करे। अब फर्दर कहता है रूल 157 व्हेन एन एडवोकेट इज़ अ विटनेस फॉर हिज क्लाइंट। बेसिकली तो ये है कि 157 का मकसद कि एडवोकेट को किसी क्लाइंट का विटनेस नहीं होना चाहिए, गवाह नहीं होना चाहिए। अगर वो गवाह होता है तो उसको वो ट्रायल छोड़ देना चाहिए। ही शुड लीव द ट्रायल ऑफ द केस टू अनदर एडवोकेट। बट कहता है जब आपके लिए नेसेसरी है to meet the ends of justice, फिर an advocate should avoid testifying in court on behalf of his client सिर्फ तब देगा जबकि आपकी ज़रूरत है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, फिर एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे गवाही दे सकता है। रूल 158 क्या है? इंसिडेंटल मैटर्स हैं जिसमें कोई वकील मतलब पेश नहीं हो सकता या उसका कोई इशू है और उस इशू की वजह से ट्रायल को कोई नुकसान नहीं होता इस टाइम की या डिले की वजह से, तो वो दूसरा जो मतलब अपोजिट लॉयर है उसकी इस चीज़ को टेक इनटू अकाउंट करके उसको फर्दर आपका एडवोकेट जो है वो बाउंड नहीं कर सकता या उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो अभी के अभी कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल करे या क्रॉस एग्जामिनेशन करे या क्रॉस इंटरगेटरीज वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं वो करे। इन सच मैटर्स नो क्लाइंट हैज़ अ राइट टू demand that his advocate shall be ungenerous or that he does anything there repugnant to his own sense of honor and property. Thank you for watching this video. अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।